हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 10 का पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर 10 का जो पार्ट 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो पार्ट 2 है इसके अंदर मैंने एक बेसिक टॉपिक जो है हाइपरट्रॉफी उसको ही सेलेक्ट किया है और उसी के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि चैप्टर 10 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो हाइपरट्रॉफी है ना इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इसके लिए एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड टॉपिक तुम्हारे लिए जो है एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि तुम सभी को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आखिरकार हाइपरट्रॉफी क्या होती है। अगर तुमसे कोई भी एज के अंदर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछे तो तुम उसका आराम से जवाब दे पाओगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार हाइपरट्रॉफी होती क्या है। भाई तुमने जिम के अंदर बहुत बार सुना होगा हाइपरट्रॉफी के बारे में, अपने जो तुम्हारे टीचर वगैरह होंगे उनसे भी तुमने हाइपरट्रॉफी के बारे में सुना होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो तुमने तब भी सुना होगा हाइपरट्रॉफी के बारे में। तो हाइपरट्रॉफी आखिरकार होती क्या है? हाइपरट्रॉफी को अगर मैं बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, किसी का साइज़ बढ़ना या किसी का वॉल्यूम बढ़ना, उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अगर हम अपनी बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर सेल का साइज़ बढ़ता है या उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अब देखो तुम्हारा ये नॉर्मल सेल है, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ, लेकिन अगर एज की तैयारी करने जा रहे हो ना, तो एज का एग्ज़ाम देते हो तो इतना तुमसे वो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि तुम्हें इस बेसिक चीज़ के बारे में पता होगा। बट नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तुम सभी को समझाता हूँ। देखो जो सेल होता है ना, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से तुम घर बनाते हो, अब घर का एक छोटा कौन सी चीज़ होती है जिससे मिलके हमारा एक घर बनता है? ईंटें, ठीक है। वो अगर हम ईंटों को जोड़ते हैं, सीमेंट से लगाते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते जोड़ते हमारा एक प्रॉपर पूरा कमरा बनता है। फिर कमरे के बाद मंजिल बनती है, मंजिल के बाद पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो पूरा एक घर बन जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी को बनने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो है सेल। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से तुम्हारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बना लेते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बना लेते हैं, और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा। सबसे पहले मैं तुम सभी को हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होती है। देखो, इट इज़ एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गन और द टिश्यू ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट सेल। इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम्हें मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास गुब्बारा है, ठीक है, एक बलून ले लिया तुमने, उसके अंदर मैंने तुमको बोला कि भाई पानी भरो। तुम्हें उसके अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर तुम्हें 10 ml पानी भरना है। 10 ml पानी भरा तो उसका साइज़ इतना था, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई उसके अंदर तुम्हें 50 ml पानी भरना है गुब्बारे के अंदर, तो उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा 100 ml पानी भरो भाई गुब्बारे के अंदर, उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, गुब्बारे का साइज़ ही तो बड़ा हुआ ना। क्या गुब्बारा 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ? नहीं, गुब्बारा तो एक ही था, लेकिन उसका साइज़ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, यानी कि उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो बढ़ चुका है, इसीलिए उसका साइज़ बढ़ गया। और उसके अंदर का कंपोनेंट क्या था? पानी था। ठीक उसी तरह से जो तुम्हारा सेल होता है, सेल के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं, जब उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो तुम्हारे सेल का साइज़ बढ़ता है। अब ये देखो तुम्हारा नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर तुम्हारा एक न्यूक्लियस है, और देखो इसके चारों तरफ ना फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये सेल है, इसके अंदर मैंने और कंपोनेंट डाल दिया, इसके चारों तरफ जो कंपोनेंट है और कंपोनेंट डाल दूंगा, तो इस सेल का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इससे भी बड़ा हो, ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी, दूसरे वाले सेल के अंदर भी मैंने डाल दिया और ज़्यादा कंपोनेंट, इसका साइज़ इतना हो गया। तीसरे वाले के अंदर भी डाला, इसका साइज़ इतना हो गया। चौथे वाले के अंदर भी और कंपोनेंट डाल दिया तो इसका साइज़ इतना हो गया। अब मुझे तुम बताओ कि यहाँ पे 4 सेल थे, ठीक है, यहाँ पे भी 4 सेल हुए। क्या सेल, जब मैं इसके अंदर कंपोनेंट डाल रहा हूँ तो क्या सेल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे हुए? नहीं ना। नंबर ऑफ सेल तो नहीं बदलते ना, नंबर ऑफ सेल्स उतने ही रहेंगे, लेकिन उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल सेल है, जब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि साइज बढ़ गया तुम्हारा, तो वो चीज़ कहलाती है हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर देखो लिखा भी हुआ है कि नंबर ऑफ सेल्स डू नॉट चेंज नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है। जब तुम ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब तुम्हारा साइज बढ़ता है, ठीक है। या तो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा तुम्हारा, जिसकी वजह से तुम्हारे जो मसल्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम मसल से रिलेटेड बात करें कि हमारे मसल की हाइपरट्रॉफी कैसी होगी, हम अपने मसल के साइज़ को कैसे बढ़ाएंगे। भाई बहुत से लोग होते हैं, भाई डोले का साइज़ बढ़ा दो, मेरे चेस्ट का साइज़ बढ़ा दो, मेरी बैक का, मेरी ग्लूट्स का, मेरे क्वाड्स का साइज़ बढ़ा दो, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर जब तुम्हारे मसल का साइज़ बढ़ता है, बोले तो तुम्हारा जब मसल मास इंक्रीज होता है, मान लो कि पहले मेरा जो डोला था वो 14 इंच का था, ठीक है, अब मेरा 16 इंच का हो गया, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारा मसल हाइपरट्रॉफी, उस पर्टिकुलर टर्म को बोलेंगे, क्योंकि अब हम मसल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा मसल हाइपरट्रॉफी होता है वो दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें ये समझना, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगर तुम अपना भी वर्कआउट कर रहे हो तो इसी के बेसिस पे अपना भी वर्कआउट डिज़ाइन बनाओगे तुम, और अपने क्लाइंट का भी इसी के बेसिस पे तुम्हें अपना वर्कआउट बनाना पड़ेगा। तो क्या चीज़ होती है, तुम्हारा जो हाइपरट्रॉफी होती है, मसल हाइपरट्रॉफी होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला है तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, और दूसरा है तुम्हारा मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफिब्रिलर बोला जाता है, इसको पूरा नाम है, लेकिन हम मायोफिब्रिल बोलेंगे इसे, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी को समझते हैं कि आखिरकार सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है सार्कोप्लाज्मिक के ब्रैकेट में साइज, देन उसके बाद मैंने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है, इंक्रीज ऑफ फ्लूइड या फिर ग्लाइकोजन इन द मसल सेल्स। इंक्रीज ऑफ फ्लूइड्स या फिर ग्लाइकोजन इन द मसल सेल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। थोड़ा सा दिमाग से ऊपर चला गया, समझते हैं सार्कोप्लाज्मिक क्या होता है। सार्कोप्लाज्मिक क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये जो सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लूइड में तैर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर हम इसी को सार्कोप्लाज्म ही बोलेंगे, ठीक है। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या फिर हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट है, अगर वो बढ़ जाए, इसके अंदर और ज़्यादा कंपोनेंट्स आ जाए, ठीक है, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बोले तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और इस प्रकार की हाइपरट्रॉफी को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। ये देखो, अब मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सार्कोप्लाज्म इज एन कॉम्पोनेंट ऑफ अ सेल ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। ये देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है कि ये तुम्हारा सेल है, सेल के बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब ये देखो, जो कंपोनेंट है, छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब देखो, इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑफ अ मसल। अब बहुत ज़रूरी है ये समझना, ग्लाइकोजन का नाम तुमने बहुत बार सुना होगा, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन आखिरकार होता क्या है। जब तुम खाना खाते हो तो उसमें से एक मैक्रोन्यूट्रेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलके हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में स्टोर हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है, इतना सिंपल सा समझ लो तुम, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑफ अ मसल। पहले मान लो मेरे मसल, ये जो मसल है मेरा, मसल का जो सेल है, उसके अंदर मान लो मेरे 10 ग्लाइकोजन स्टोर थे, ठीक है, 10 टंकी थी ग्लाइकोजन की। और एकदम लेमेंस लैंग्वेज में तुम सभी को समझा रहा हूँ कि जो मेरा मसल है, उसके मसल के सेल के अंदर 10 ग्लाइकोजन की टंकी थी। अब मैंने एक्सरसाइज किया, वर्कआउट कर रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, तो क्या हो रहा है, वो 10 की जगह 20 टंकी हो गई, 20 की जगह 30 टंकी हो गई। एकदम अच्छे से मैं प्रॉपर रेस्ट कर रहा हूँ, रिकवरी दे रहा हूँ अपनी बॉडी को और अच्छा न्यूट्रिशन दे रहा हूँ। 20 की जगह 40 टंकियाँ हो गई ग्लाइकोजन की। तो इससे क्या होगा, पहले मेरा मसल का साइज इतना था, इसके अंदर 10 टंकियाँ भरी हुई थी। अब मैंने अच्छा वर्कआउट किया, अच्छा न्यूट्रिशन दिया, तो 20 टंकियाँ आई। तो 20 टंकियाँ क्या इसके अंदर फिक्स हो जाएंगी? नहीं, ऑब्वियसली बात है, साइज को एक्सपैंड कर देंगी, बड़ा कर देंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया नॉर्मल सेल है ये, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल सेल के अंदर तुमने वर्कआउट किया एकदम अच्छे तरीके से, न्यूट्रिशन दिया, प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी, तो क्या हुआ, अब तुम्हारा जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो बढ़ गया है, ठीक है। तुम्हारा ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। अब देखो, इसके अंदर क्या है कि मसल का साइज तो इंक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रेंथ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों होता है, उसके लिए अब तुम्हें दूसरी वाली हाइपरट्रॉफी समझनी होगी, जिसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी। ये जो मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी होती है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है बेसिकली, वो मैं तुम सभी को समझाता हूँ। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी के अंदर तुम्हारा सेल का कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो बढ़ जाता है। एक तरह से मैं बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में बताऊं कि तुम्हारे सेल का जो फ्लूइड है वो बढ़ गया है, तो इसीलिए तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी हुआ है। लेकिन जब तुम्हारा मसल फाइबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब सोच रहे हो यार मसल फाइबर क्या है, क्या क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम सभी को समझाएगा। देखो, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ मायोफिब्रिल की क्या होती है। मायोफिब्रिल का मतलब होता है इंक्रीज इन मसल फाइबर। अब देखो, मैं तुम्हें डायग्राम के तौर पे समझाता हूँ कि मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी क्या चीज़ होती है। ये तुम्हारा मसल है, ये मैंने किसी का बाइसेप बनाया हुआ है, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ जाना, तुम्हारे समझाने के लिए मैंने बना रखा है। ये तुम्हारा मसल है। अब ये जो मसल है, इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। अब मैं तुम्हें डायग्राम के तौर पे समझाता हूँ। ये मान लो तुम्हारा मसल है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे मायोफिब्रिल्स। अब इस मायोफिब्रिल के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा।
ये तुम्हारा मसल फाइबर के अंदर तुम्हारा छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। अब मायोफिब्रिल्स के अंदर भी छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है मायोफिलामेंट। अब ये जो छोटे छोटे मायोफिलामेंट्स हैं, बेसिकली इसके अंदर दो टाइप के मायोफिलामेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन जो होता है वो तुम्हारा थिक होता है यानी कि मोटा होता है, और एक्टिन जो होता है वो तुम्हारा थिन होता है यानी कि पतला होता है। अब देखो क्या होता है कि जो मायोसिन है वो तुम्हारा क्या काम करता है, फोर्स जनरेट करने के लिए तुम्हारा मायोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्टिन जो होता है वो तुम्हारे मायोसिन को हेल्प करता है फोर्स जनरेट करने में। बहुत ही इजी तरीके से मैं तुम सभी को समझाता हूँ। मान लो तुम स्क्वाट्स कर रहे हो, 200 किलो के स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा नाम है मायोसिन क्योंकि तुम फोर्स जनरेट कर रहे हो। प्रॉपर एक्सरसाइज कौन करेगा? तुम करोगे। अब पीछे तुम्हारा मैंने पर्सनल ट्रेनर खड़ा कर दिया, अब वो तुम्हें पीछे से हल्का सा सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है तुम्हारे स्क्वाट्स को पूरे डेप्थ में ले जाने में और ऊपर आने में। तो वो कौन हुआ? एक्टिन, यानी कि तुम्हारी वो हेल्प कर रहा है फोर्स जनरेट करने में। और तुम कौन हो? मायोसिन, यानी कि तुम फोर्स जनरेट कर रहे हो। और ये पूरा जो प्रॉपर मायोफिलामेंट्स होता है इसका एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट पैटर्न कैसे है वो मैं तुम सभी को समझाता हूँ। देखो, मान लो ये बाइसेप्स है मेरा, बाइसेप्स को मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। जब फ्लेक्स करता हूँ तो मेरे मसल क्या है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था ना, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, इसेंट्रिक क्या होता है। जब मसल्स होते हैं उनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो कॉन्सेंट्रिक, जब उनकी लेंथ बड़ी हो जाती है तो इसेंट्रिक। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करा यहाँ पे। अब जो मेरे मसल्स हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि अब क्या है, मेरा मायोफिलामेंट के अंदर जो मौजूद था, मेरा मायोफिलामेंट के अंदर जो मौजूद था मायोसिन और एक्टिन, वो आपस में पास में आ जाते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, आई होप तुम सभी को समझ में आ जाएगा। ये है तुम्हारा मायोसिन, ये है तुम्हारा एक्टिन। जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने मसल को मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से तुम्हारा मायोसिन आया और यहाँ से तुम्हारा एक्टिन आया, उनकी आपस में लॉक एंड की एक्शन बना लेता है। जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने मसल को तो तुम्हारा मायोसिन इधर से, एक्टिन इधर से आता है और वो लॉक एंड की एक्शन बना लेता है, इस तरह से बन जाता है। जब वहीं पे तुम उसको एक्सटेंड करोगे यानी एक्सपैंड करोगे तो ये अलग हो जाएगा। जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया मायोसिन एक्टिन जुड़ गया, ठीक है। जब तुम उसको अलग करते हो तो ये अलग हो गया। ये देखो मैंने बना रखा है कि कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो तुम्हारा आपस में चिपकेगा, जब रिलैक्सेशन करोगे तो ये मायोसिन और एक्टिन जो है वो दूर जाएगा। आई होप तुम सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो तुम्हारा फोर्स जनरेट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैं नीचे से कोई चीज़ उठा रहा हूँ तो फोर्स जनरेट करके मैंने उठाया है, अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया है और वापस रखना है तो उसको मैंने अपने मसल को एक्सटेंड करके उसको वापस रख दिया है। यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट में बताना। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसकी हाइपरट्रॉफी को समझते हैं। ये तो मैंने तुम्हें अभी मायोफिब्रिल समझाया है, इसकी हाइपरट्रॉफी कैसे होती है। अब इसकी हाइपरट्रॉफी के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिमुलाइजेशन, जिसको हम स्टिमुलस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रिपेयर। तो सबसे पहला स्टिमुलस और दूसरा है रिपेयर। अब तुम अपने मसल के ऊपर स्टिमुलस कैसे दोगे, यानी कोई प्रक्रिया कैसे करवाओगे? ऑब्वियसली बात है, तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारे जो मसल फाइबर हैं, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मसल फाइबर टूटते हैं। कहते हैं ना कि जब तुम एक्सरसाइज कर रहे होते हो, जब तुम जिम में होते हैं तो उस टाइम पे तुम्हारे मसल्स ग्रो नहीं करते। जब उसको रिपेयर करते हो, उसको रेस्ट एंड रिकवरी का टाइम देते हो, तब तुम्हारे मसल्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा जो स्टिमुलस है, यानी कि तुमने अपनी बॉडी पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाई, बाइसेप्स कर्ल मारे तुमने, बाइसेप्स कर्ल किया मैंने, मेरा मसल का फाइबर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि टूट गया मेरा मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर जब टूट जाता है तो इस पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है माइक्रो ट्रॉमा। ना समझ में आ गया? यानी कि छोटा छोटा मैंने अपने मसल को ब्रेक डाउन कर दिया फाइबर को, तो उसको माइक्रो ट्रॉमा बोला जाता है। अब मसल को तोड़ दिया, उसके बाद क्या? मैंने वर्कआउट तो कर लिया एकदम अच्छा खासा अपना, लेकिन अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद तुम्हारी हाइपरट्रॉफी कैसे अचीव होगी मायोफिब्रिल की? अब उसके बाद तुम्हारा रिपेयर मैकेनिज्म काम करता है। रिपेयर भी तो करना है भाई मसल को, वो कैसे करोगे? तुम एक अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, रेस्ट एंड रिकवरी, प्रॉपर रेस्ट दोगे उसे और रिकवरी दोगे, और अच्छा हाई प्रोटीन डाइट, पूरे मैक्रोज होंगे उसके अंदर, माइक्रोज होंगे, तभी तुम्हारा जो मसल है वो रिपेयर करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है समझने वाली। कुछ लोग होते हैं जो सातों के सातों दिन ट्रेनिंग करते हैं। मान लो कि कुछ लोग हैं, किसी का चेस्ट मसल बहुत वीक है, तो वो सोचेंगे भाई अगर मैं चेस्ट को सातों के सात दिन ट्रेन करूँगा तो मेरा चेस्ट का साइज़ ग्रो कर जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। चेस्ट की एक्सरसाइज मैंने मंडे को करी, उसका ब्रेकडाउन हुआ, माइक्रो ट्रॉमा हुआ, उसको रिपेयर होने के लिए कम से कम 48 से 72 घंटे चाहिए रहेंगे। अब मैंने उसको रिपेयर होने का टाइम नहीं दिया, फिर से 24 घंटे बाद फिर से मैंने माइक्रो ट्रॉमा दे दिया उसे, वो फिर से टूट गया। फिर से मैंने अगले दिन बुधवार को फिर से मैंने उसको माइक्रो ट्रॉमा दे दिया, फिर तोड़ दिया, उसको रिपेयर होने का टाइम ही नहीं दे रहा। जब भाई वो रिपेयर ही नहीं होगा, उसको प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या चीज़ होगी उसके साथ? ऑब्वियसली बात है, मसल का साइज नहीं ग्रो करेगा, उसकी हाइपरट्रॉफी अचीव नहीं होगी। अब देखो रिपेयर भी कर दिया, अब इसके बाद क्या होता है वो मैकेनिज्म मैं तुम सभी को समझाता हूँ। इसके बाद न्यू मसल फाइबर विल बी थिक एंड स्ट्रॉन्ग।
जो नए मसल फाइबर आते हैं तुम्हारे, जब तुमने रिपेयर कर दिया उसको, जो उसके ऊपर जो नए मसल फाइबर आएंगे वो थिक होंगे, यानी कि मोटे होंगे और स्ट्रांग होंगे पहले से। कहते हैं ना कि एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल तुम सभी को मैं दे के समझाता हूँ, आई होप समझ जाओगे। देखो क्या होता है कि एक बार जब दिल टूटता है तो बोला जाता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। उसके पीछे क्या रीज़न है कि एक बार जब तुम्हारा ट्रस्ट टूट जाता है तो उसके बाद कोई जो तुम्हारा दूसरा पर्सन जो ट्रस्ट तोड़ेगा ना, तो तुम देखना तुम्हें ज़्यादा बुरा फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तुमने अपने आप को, अपने मसल्स को, अपने विल को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया कि वो झेलने को तैयार है उसके लेवल जैसा स्ट्रेस, उसके लेवल जैसा अगर कोई ट्रस्ट तोड़ता है तुम्हारा तो उसको झेलने को तैयार है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का ह्यूमन नेचर ही है कि अगर हमारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और सेम इंटेंसिटी की ट्रेजेडी दोबारा होती है तो उससे क्या होता है, हमें दूसरी बार में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो चुके हैं। मेंटली स्ट्रांग होते हैं जब हमारे साथ इमोशनल चीज़ें होती हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। तो तुम सभी को आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, जिससे तुम्हारा मसल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, पावर बढ़ता है और साइज़, ओवरऑल जो साइज़ है वो बढ़ता है। अब यहाँ पे सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या था, नंबर ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स वो इंक्रीज हुए थे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। लेकिन जो तुम्हारा मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी है, इसके अंदर तुम्हारे नंबर ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, उनका नंबर बढ़ता है, इस कंपोनेंट का नंबर बढ़ता है। जब मसल का ब्रेकडाउन, तुम्हारे मसल फाइबर का ब्रेकडाउन होता है तो इसका नंबर बढ़ता है। तो आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा। अब मेन सवाल आता है कि हम स्ट्रेंथ के लिए फोकस करें या फिर अपने साइज़ के लिए फोकस करें। देखो तुम्हारा जो वर्कआउट प्लान है ना, अगर तुम अपने लिए भी वर्कआउट डिज़ाइन कर रहे हो तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी हो और साइज़ भी गेन हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ, जैसे पावर लिफ्टर्स होते हैं, उनका मेन गोल होता है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट हो गया तो उसके लिए वो मेन तैयारी करते हैं, वो उसके अंदर पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ की नीड होती है। अब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर एक स्पोर्ट है तो उसके अंदर वो लोग स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, प्लस उनका मेन गोल होता है कि उन्हें हैवी लिफ्ट नहीं करना, उनका साइज़ बढ़ाना है, मसल मास इंक्रीज़ करना है। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल फिटनेस लाइफस्टाइल एकदम अच्छे तरीके से चाहते हो, एकदम फिट रहना चाहते हो, तो तुम अपने लाइफस्टाइल रूटीन के अंदर, अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर स्ट्रेंथ को भी शामिल करो और प्रॉपर हाइपरट्रॉफी को भी शामिल करो। अब रैप रेंज क्या रहता है, स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली बातें मैंने तुम्हें पिछली वाली क्लास में समझाया था, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी का फैक्टर किसके कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर मान लो स्ट्रेंथ पे तुम्हें फोकस करना है, 200 किलो की स्क्वाट लगा रहे हो, ऑब्वियसली बात है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो उसका जो रैप रेंज रहता है स्ट्रेंथ वाले का, वो रहता है तुम्हारा 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 7 तक। अब जो तुम्हारा हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी में तुम्हारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। बोले तो तुम्हारा नंबर ऑफ जो रेपिटेशंस लगा रहे हैं वो तुम्हारे 8, 10, 12, कई बार 15 तक होता है, जिसमें तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी ट्रीट होता है। और अगर तुम्हें स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, यानी मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी को अचीव करना है, तो तुम्हें अपना जो रैप रेंज है 4 से 6 के बीच में रखना होता है। हालांकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये नए नए टाइम के साथ ना अपडेट होती रहती हैं। अब आपको इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पढ़ना, अगर तुम इस पर्सनल ट्रेनिंग वाली चीज़ में आए हो, अगर तुम ट्रेनिंग फिटनेस वाली लाइन में आए तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंटिफिक पेपर्स को पढ़ना, रिसर्च पेपर को पढ़ना, कि भाई एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, एग्जैक्टली क्या नई स्टडीज़ निकल के आ रही हैं। अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे ना तो तुम वही पीछे 10 साल पुरानी जो नॉलेज है वही तुम शेयर करते रह जाओगे। तो अभी के लिए एज के हिसाब से तो ये है, आगे चल के जितनी भी स्टडीज़ होंगी ना वो मैं तुम्हारे साथ अपडेट करता रहूँगा। तो आई होप तुम सभी को आज वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो देखो यार, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो कि तुम्हें कैसी लग रही है। अगर कोई भी सवाल है तो तुम मुझे नीचे, मैंने अपने इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन के अंदर हैंडल डाला हुआ है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अब मैं किसी को नंबर नहीं दे रहा। और प्लीज़ कोई मुझे व्हाट्सएप ना करे, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो सीधा इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसी तरह से प्यार देते रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।